इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बजाओ सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे लोग खाना कलेक्ट करने के लिए पहुँच रहे थे। वहीं पर जनरल किन जियान सब पर नजर रखे हुए थे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि एम्परर पर कभी भी अटैक हो सकता। उतने में ही एम्परर यानफेंग मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर से बात करने लगे। वो उससे पूछते कि चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सुधार काम करने से पहला लोगों की हालत कैसी थी, जिन्होंने खेती में काम किया। क्या उन फार्मर्स को पेट भर के खाना मिलता था? जिस पर वो मिनिस्टर बताने लगा कि उस वक्त फसल काफी ज्यादा अच्छे से होती थी, मगर जितना भी अनाज उगाया जाता उस पर नोबल फैमिलीज और पावरफुल सेक्ट कब्जा कर लेते थे। वो लोग जबरदस्ती फार्मर से उनकी जमीनें रेंट पर लेते थे। जमीन का टुकड़ा चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका रेंट बहुत ही कम दिया जाता था, जिसमें गुजारा करना मुश्किल है। फार्मर्स अपने ही खेती में मेहनत करते और सारा अनाज इन नोबल फैमिलीज के हवाले कर देते। एक किसान के लिए तो इतना भी खाना नहीं बचता कि वो अपने फैमिली का पेट पाल सके, और अगर ऐसे में कोई डिजास्टर आया तो इन किसानों को भूखमरी से मरना पड़ता। न जाने कितनी ही बार अकाल और बाढ़ आई और उसमें न जाने कितने ही सारे विलेजेस बर्बाद हो गए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद एम्परर यानफेंग ने मिनिस्टर से एक और सवाल पूछा। वो कह रहे थे कि ये तो हमारे बदलाव करने के पहले की सिचुएशन थी, अब मुझे ये बताओ कि हमारे बदलाव करने के बाद यहाँ पर क्या हुआ। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि रिफॉर्म्स के काम शुरू होते साथ ही सारी जमीन को नेशनलाइज कर दिया गया था। इस जमीन पर ना ही कोई नोबल फैमिली कब्जा कर सकती थी और ना ही कोई पावरफुल फैक्शन। रिफॉर्म्स के पहला लोगों को एक हिस्सा अनाज मिलता था, लेकिन रिफॉर्म्स के बाद उन्हें 40 हिस्से अनाज मिलना शुरू हो गया। साथ ही रिफॉर्म के बाद हमने नेचुरल डिजास्टर को रोकने की भी पूरी कोशिश की। जिस भी कल्टीवेटर के पास डिवाइन वाटर्स की पावर है, उन्होंने सूखे के वक्त जमीनों को पानी दिया, जिसके चलते अकाल पड़ने के बावजूद भी किसान अनाज उगाते गए। और जब बाढ़ आई तब हमारे डिवाइन कल्टीवेटर्स ने उस सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए मौसम चाहे कितना ही खराब क्यों ना रहे, इसका हमारी फसलों पर कोई असर नहीं होता था। पिछले 160 सालों से हमने रिफॉर्म्स के काम शुरू किए हैं और तब से एक बार भी भूखमरी नहीं आई, यानी कि हमारे इलाके से फैमिन पूरी तरह से वैनिश हो चुका था। चाहे कोई मॉर्टल कितना ही गरीब क्यों ना हो, भूखे पेट नहीं सोया। साथ ही हमने जो अनाज पर टैक्स लगाया था वो भी सिर्फ 2% है, जिसे एक गरीब से गरीब इंसान भी आसानी से पे कर सकता। अब तो किसानों की फैमिलीज मीट भी खरीद सकती है, वो भी बिना कोई फिक्र करे। अगर ओवरऑल बताया जाए तो सुधार के बाद यहाँ के लोगों की जिंदगी काफी ज्यादा तब्दील हो गई। उन्हें पेट भर के खाना भी मिला और वो अपनी थोड़ी बहुत सेविंग भी कर पा रहे थे। जिस पर एम्परर यानफेंग कहने लगे कि अगर ये स्नोफॉल होने से पहला लोग इतनी अच्छी कंडीशन में थे, तो फिर बताओ यहाँ पर भूखमरी कैसे आ गई। इन्होंने इतना अनाज तो स्टोर करके रखा होगा कि स्नोफॉल के वक्त में खुद को जिंदा रख सके, लेकिन जिस भी विलेज को हमने विजिट किया वहाँ के न जाने कितने सारे लोग भूखमरी से मारे गए। उनके पास खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं था। अब इस पर क्या जवाब दिया जाए उस मिनिस्टर को समझ नहीं आ रहा था। तो एम्परर यानफेंग ने दोबारा से उससे सवाल पूछा कि बताओ अगर यहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं थी तो फिर लोगों के पास का अनाज कहाँ चला गया। सो एम्परर को गुस्से में देखते साथ ही मिनिस्टर को इसका जवाब देना पड़ा। वो कह रहा था योर मैजेस्टी, हाल ही में कई सारी जंग हुई, साथ ही पॉपुलेशन भी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है और इसी वजह से धीरे धीरे करते हुए अनाज की कमी होती गई। लेकिन यहाँ पर भुखमरी का सबसे बड़ा रीजन तो कुछ और है। दरअसल ग्रेट फैमिलीज और कई सारे पावरफुल सेक्ट ने ढेर सारा अनाज खरीद के रखा था। उन्होंने वो सारा अनाज स्टोर करके रखा और फिर जब डिजास्टर आया तब उन्होंने वो सारा अनाज भारी कीमत पर सेल करना शुरू कर दिया। इन्होंने इस मुश्किल वक्त का काफी अच्छे से फायदा उठाया। जो अनाज की बोरी 100 टेल्स में मिल सकती थी, उसे उन्होंने 10,000 टेल्स में बेचना शुरू कर दिया। भले ही कॉमन लोगों ने काफी सारा पैसा जोड़ के रखा था, लेकिन जैसे ही खाने की कमी महसूस हुई उन्होंने अपनी सेविंग्स तोड़ना शुरू कर दी। न जाने कितने ही सारे लोगों ने अपनी जमीनें सेल की हैं, ताकि वो बस अनाज की एक बोरी को खरीद सके। अपनी जमीनें बेचकर उन्हें एक एक बोरी खाना मिला, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों में खत्म हो गया था, जिसके चलते भूखमरी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गई और हमने देखा कि न जाने कितने ही सारे लोग इसमें मारे गए। अब उनके पास ना ही जमीन है और ना ही घर है, जिसके चलते वो होमलेस हो गए और जो पावरफुल फैमिलीज थी और भी ज्यादा रईस हो गई। पैसे वाले लोगों ने हमेशा ही गरीबों का खून पिया है और इसी वजह से कोई डिजास्टर भी इन रईस लोगों को मार नहीं सकता। और हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी है जिन्होंने करप्शन करते हुए ऐसे रईस लोगों का साथ दिया। यही लोग हमारी यांगकांग की बर्बादी का कारण है। और उतने में हम उस भीड़ में मास्टर रुलाई और डाविस मास्टर को देख पाते हैं, जो कि एम्परर यानफेंग से मिलने आए थे। इधर वो मिनिस्टर कह रहा था कि हमारे ट्रेजरी में ढेर सारा अनाज था, लेकिन कई सारे लोगों ने आपके खिलाफ बगावत की और इसी वजह से न जाने कितनी सारी जंग को हमें फेस करना पड़ा। उन्हें बैटल्स में हमारी सारी
हमारी ट्रेजरी खाली हो गई। अगर ये नोबल फैमिलीज और पावरफुल सेक्ट्स आपके खिलाफ काम नहीं करते तो हमारे पास ढेर सारा अनाज होता। वाले सारी बातें सुनकर एम्परर यानफिंग को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो समझ गए कि अब यांगकांग की हालत बद से बदतर हो चुकी है। वो कह रहे थे कि पहले भी यांगकांग में ढेर सारा स्नोफॉल हुआ, मगर इस बार का स्नोफॉल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। क्या ये वाकई देवताओं का क्रोध है? लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमने देवताओं को ऑफेंड किया। ये देवताओं का कहर ना होकर इन मेजर फैक्शंस ने लाया हुआ डिजास्टर है। हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने जो रिफॉर्म की थी उसके तहत हर एक सेक्ट को फार्मर का साथ देना पड़ेगा। हर एक फैक्शन को खेती, किसानी और व्यापारों में भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मगर इन मेजर फैक्शंस के लोगों को काम करना पसंद नहीं था। ये तो बस अपनी ध्यान लगाकर कल्टीवेशन पर फोकस करना चाहते हैं और इसी वजह से इन्हें इंपीरियल एडवाइजर पर गुस्सा आ गया। इन कल्टीवेटर्स को लगा कि हमारे पास तो डिवाइन पावर है, तो भला हम किसानी क्यों करेंगे। इसी वजह से वो हमारे सुधार कामों को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उसके बाद हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने इन मेजर फैक्शंस को एक और झटका दिया। उन्होंने न जाने कितनी सारी एलिमेंट्री स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और इंपीरियल अकेडमीज को एस्टैब्लिश किया ताकि इन मेजर फैक्शंस की सीक्रेट टेक्निक्स को कॉमन लोगों के साथ शेयर किया जाए। कई सारे कॉमन लोगों ने छोटी मोटी टेक्निक को ग्रास्प करना भी शुरू कर दिया था और ये बात मेजर फैक्शन के मुंह पर काफी बड़ा तमाचा साबित हो गई। कॉमन लोगों के पास भी डिवाइन एबिलिटीज आना शुरू हो गई और ये बात इन पावरफुल फैक्शंस को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी और इसी वजह से उन्होंने इन सुधार कामों के खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी। उन्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक को अपने पास रखना था ताकि वो यहाँ के कॉमन लोगों को सप्रेस कर पाए। उन्होंने बगावत की ताकि मेरे जैसे एम्परर को कुचला जाए। उन्हें मेरा और इंपीरियल एडवाइजर का खून चाहिए, तभी जाकर उन्हें शांति मिलेगी। और अब यहाँ पर एम्परर ने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की। वो कह रहे थे कि आज के बाद मेरे दरबार में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जो कि एकदम कॉमन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मुझे मेरे दरबार में नोबल फैमिलीज के वेल एजुकेटेड लोग नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मेरे दरबार में स्कॉलर्स, फार्मर्स, आर्टिस्ट और मर्चेंट हो। ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने हमेशा कॉमन लाइफ को लीड किया, तभी जाकर वो सुधार के काम अच्छे से कर पाएंगे। उन्होंने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा हार्डशिप को फेस किया है, तो वो लोग पूरी ईमानदारी से रिफॉर्म का काम करेंगे। वो कभी कोई करप्शन नहीं कर सकते। हमारे कोर्ट में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद को दूसरों से ऊपर मानते। ऐसे लोग तो भाड़ में जाए। मैं इन कमीनों की ऐसी की तैसी करूंगा। उतने में ही एम्परर यानफिंग के हिस्टोरियन ने उन्हें इशारा किया, तो एम्परर उनसे कहने लगे कि माफ करना, मैंने एक बार फिर से गाली दी, लेकिन इन मिनिस्टर्स पर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये लोग कॉमन लोगों की बजाय पावरफुल फैक्शंस का साथ दे रहे हैं। काश मैं ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स के सिर कलम कर सकता। जिस पर वो हिस्टोरियन उन्हें धीरे से बताने लगा कि एम्परर प्लीज अपने गुस्से पर काबू रखिए, आपके मुंह से गालियां शोभा नहीं देती। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि आजकल मुझे गुस्सा आते साथ ही अपने आप मुंह में गालियां आना शुरू हो जाती है। पहला तो मैं खुद को कंट्रोल कर पाता था, लेकिन अब तो गालियां देने के बाद ही मुझे काफी बेटर महसूस होता है। इसलिए प्लीज कुछ दिनों तक मेरे इस बर्ताव को झेल लीजिए। और उतने में ही मास्टर उला एम्परर यानफिंग से कहने लगे कि मैंने आपकी सारी बातों को सुन लिया है। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि आप कॉमन लोगों को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो और आप उन्हें भी पनिश करना चाहते हो जिन्होंने इस डिजास्टर का फायदा उठाया। वो सब तो ठीक है, लेकिन इससे मसला तो हल नहीं होने वाला। बताएं आपका इस डिजास्टर को रोकने का क्या प्लान है? आप कैसे इन कमजोर मॉर्टल्स की सफरिंग को खत्म करोगे? दूसरे लोगों ने गलत किया, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन फिलहाल आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इस डिजास्टर को खत्म कैसे किया जाए। फिलहाल तो आप इन्हें खाना दे रहे हो, लेकिन क्या आप लगातार हमेशा इन्हें खाना दे सकते हो? आपके पास जो अनाज बचा है वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो बताएं फिर उस वक्त आप क्या करोगे? वेल, मास्टर उलाई को वहाँ देखते साथ ही सभी सिपाहियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उतने में डाविस्ट मास्टर कहने लगा कि आज एम्परर यानफिंग खुद होकर खाना डिस्ट्रीब्यूट करने यहाँ चले आए। एक एम्परर को ऐसे हार्डवर्क करने की आदत नहीं होती। आप तो जरूर से थक गए होंगे, तो क्यों ना थोड़ा सा खाना खाया जाए। खाली पेट लिया हुआ डिसीजन अक्सर ही गलत साबित होता है। वेल, इन दोनों को अपने सामने देखकर एम्परर यानफिंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे। इधर एल्डर लिंगशु दिल ही दिल में कहने लगे कि इस यांगकांग नेशन में 3 मेजर फैक्शंस हैं, जिसमें से 2 मेजर फैक्शंस के लीडर तो ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच गए। ये लोग यहाँ पर फ्रेंडली बातें तो करने नहीं आए होंगे। तो एल्डर लिंगशु तुरंत ही एम्परर से कहने लगे कि मुझे इन दोनों के इरादे नेक नहीं लग रहे। हालांकि एम्परर यानफिंग ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। वो इन दोनों मास्टर्स की बातें सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों मास्टर्स को खाना ऑफर किया। वो कह रहे थे कि मैं अकेले तो नहीं खाऊंगा, आप भी मुझे ज्वाइन करो।
आफ्टर ऑल आप एक लंबा सफर तय करके यहाँ आए हो तो आपको भी भूख लगी होगी। साथ ही साथ उन्होंने अपने सभी सिपाही और जनरल को भी हुक्म दिया कि जल्दी से खाना खा लो, क्या पता थोड़ी देर बाद हमें ताकत की जरूरत पड़ जाए। यानी कि एम्परर हर एक सिचुएशन के लिए तैयार थे। वहीं पर मास्टर ओलाई खाना खाते हुए कहने लगे कि एक लंबे अरसे के बाद मैंने मॉर्टल के खाने को टेस्ट किया। इस खाने में जो फ्लेवर्स है वो हमारे माउंटेन के खाने में कभी भी नहीं मिल सकते। मॉर्टल्स का खाना वाकई टेस्टी है, ये बात तो माननी पड़ेगी। जो सुनकर एम्परर कह रहे थे कि फिर तो आपने मॉर्टल्स के खाने को प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन आप हो कि माउंटेन से नीचे ही नहीं आते। जिस पर डाओइस्ट मास्टर कह रहे थे कि आप इन कॉमन लोगों के एम्परर हो, आपका काम है इन पर ध्यान रखना, इनकी सारी जरूरतों को पूरा करना, और हम हैं कल्टीवेटर्स और हमें डाओ और टाओ पाथ के फॉलोअर्स। अगर हमें अपने कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें इस दुनिया के नॉइज से दूर रहना पड़ता। हमारी डिजायर्स पर काबू पाने के लिए हमें इस दुनिया से दूर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार अगर तुम गलती से भी इस मॉर्टल की दुनिया में खो गए तो फिर तुम इससे भाग नहीं सकते। तुम्हारे दिल में हजारों डिजायर्स पैदा होना शुरू हो जाएगी। पैसा, फैमिली, ट्रेजर और प्लेजर, इन सारी चीजों में ही आप हमेशा अटके रहोगे। और यही रीजन है कि हम लोग माउंटेन से नीचे नहीं आते, क्योंकि मॉर्टल वर्ल्ड के अट्रैक्शन को कोई भी रेजिस्ट नहीं कर सकता। जिस पर एम्परर यानफेंग ने उनसे एक सवाल पूछा कि मास्टर मुझे एक बात बताएं, क्या आगे चलकर आप वाकई एक ट्रू गॉड बन सकते हो? अब इस पर डाओइस्ट मास्टर खामोश हो गए। तो एम्परर यानफेंग ने मास्टर रुलाई से भी एक सवाल पूछा कि रुलाई तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम वाकई एक ट्रू चान मास्टर बन सकते हो? जिस पर मास्टर रुलाई कह रहे थे कि आप भी एक बात अच्छे से जानते हो कि डिवाइन ब्रिज अब पूरी तरह से ब्रोकन हो चुका, इसलिए चाहे कोई कितना ही प्रैक्टिस क्यों ना कर ले, वो एक चान मास्टर नहीं बन सकता। जिस डिवाइन ब्रिज के जरिए हम असेंड हो सकते थे वो डिवाइन ब्रिज अब ब्रेक हो चुका। कई सौ सालों से किसी ने असेंड नहीं किया। अब ये सुनते साथ ही एम्परर यानफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कह रहे थे कि तुम में से ना कोई ट्रू गॉड बन सकता है और ना ही कोई ट्रू चान मास्टर, तो फिर ये फालतू की बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मानना है कि मॉर्टल्स की दुनिया के अट्रैक्शन को रेजिस्ट नहीं किया जाता और इसीलिए तुम लोग माउंटेन से नीचे उतरना नहीं चाहते, मगर वहाँ रुककर भी तुम्हें ऐसी कौन सी ग्रेटनेस हासिल होने वाली है? डिवाइन ब्रिज तो ऑलरेडी ब्रेक हो गया, तो फिर इस तपस्या का क्या फायदा? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुम माउंटेन पर इसलिए रहते हो क्योंकि वहाँ रुककर तुम्हें ग्रेटनेस फील होता। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम सबसे ऊपर हो, मगर इस दुनिया में कोई ग्रेट नहीं, ना मैं और ना तुम। इसलिए फालतू की बकवास सुनाकर मेरा दिमाग खराब मत करो। वेल ये सारी बातें हिस्टोरियन अपने मैनुअल में नोट कर रहा था। तो एम्परर उससे कहते माफ करना, मैंने एक बार फिर से गाली दी। उस गाली को छोड़कर बाकी सारे डिटेल्स तुम लिख सकते हो। और हाँ, इस मीटिंग के दरमियान मैं जितनी भी गालियाँ दूंगा उन सबको स्किप मार देना। और अब ये लोग अपने सफर पर रवाना हो गए। दरअसल ये लोग विलेज से दूर जाना चाहते थे ताकि इनके दरमियान अगर फाइट भी हुई तो इसका कॉमन लोगों पर कोई असर नहीं होगा। एम्परर बता रहे थे कि मेरे कोर्ट के कुछ नियम हैं। हम लोग लॉ को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और जो भी रेबेलियन करेगा उसे क्रश किया जाएगा। यहाँ पर राइचस टॉक की कोई जरूरत नहीं। हमारा तो मकसद है जीत से, चाहे वो कैसे ही हासिल क्यों ना हो जाए। मगर आज मास्टर रुलाई और डाओइस्ट मास्टर खुद होकर यहाँ आए हैं, इसलिए मैं अपने लॉस को थोड़ा सा साइड में रखूंगा। आज हम ये गेम मार्शल वर्ल्ड के नियमों के अकॉर्डिंग खेलेंगे। मार्शल वर्ल्ड में ताकत ही सब कुछ है, तो इस मीटिंग में मैं बस पावरफुल लोगों को ही ले जाना चाहूंगा। जो भी डिवाइन ब्रिज रेल्म के कल्टीवेटर है बस वही मुझे फॉलो करे, और जो डिवाइन रेल्म के नीचे है वो यहीं पर रुककर मेरे वापस आने का इंतजार करे। अब दूसरे बंदे भी एम्परर के साथ जाना चाहते थे, लेकिन एम्परर के हुक्म को उन्हें मानना पड़ गया। सो अब ये सारे पावरफुल लोग विलेज के बाहर पहुंच गए। एम्परर ने देखा कि वहाँ पर कुछ किसान काम कर रहे हैं, तो एम्परर उससे पूछने लगे कि क्या इस बार फसल निकल आएगी? जिस पर उस किसान ने हाँ में जवाब दिया। तभी डाओइस्ट मास्टर कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि इस बार फसल निकल आए, अगले साल भी फसल हो सकती है, लेकिन उसके बाद क्या? ऐसे बर्फीले मौसम में हमेशा तो अनाज उगाया नहीं जा सकता। अब ये सुनते साथ ही एम्परर के साथ जितने भी लोग आए थे वो डाओइस्ट मास्टर को गुस्से में घूरने लगे। तभी डाओइस्ट मास्टर कहने लगे कि मैं अपने साथ एक बहुत ही स्पेशल स्क्रोल लाया हूँ, इस पर आपको ग्रेट डाचू की कहानी मिलेगी। इसे कहा जाता है द सूत्रा ऑफ काय हुआंग कैटास्ट्रॉफी। काय हुआंग का सर्वनाश किस तरह से हुआ था, ये सारी डिटेल्स इस स्क्रॉल में मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी बातचीत होने
से पहला एम्परर इस स्क्रॉल को काफी केयरफुली पढ़ ले। काई हुआंग का प्रॉस्परस एम्पायर किस तरह से ग्रेट डाचू की रुइंस में बदला, इसकी सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी। इसे पढ़ने के बाद अगर आप फिर भी आपके रिफॉर्म्स के कामों पर अटके रहे तो फिर हमें सन और मून को बदलने की जरूरत पड़ेगी। वेल, यहाँ पर सन एंड मून को बदलने का मतलब था कि ये लोग एम्परर को ही बदल देंगे। अभी सुनते साथ ही मास्टर लिंगशु तुरंत एम्परर यानफेंग से कहने लगे कि प्लीज आप केयरफुल रहें, ये इन लोगों की एक चाल हो सकती है। इन्होंने पहले भी आपके रिफॉर्म्स को क्रश करने की कोशिश की है। तो एम्परर कहने लगे कि कोई बात नहीं, मैं काफी ज्यादा केयरफुल हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर स्क्रॉल में ऐसा क्या लिखा गया। तभी डाविस्ट मास्टर कहने लगा कि एम्परर यानफेंग को ग्रेट डाचू रुइंस की हिस्ट्री नहीं पता, ये हजारों सालों पुराना इतिहास है, इसलिए ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन जब एम्परर यानफेंग इसे पढ़ेंगे तब उन्हें पता चलेगा कि हमारा कोई इवल पर्पस नहीं है, हम तो बस यांग कांग को बचाना चाहते। वहीं पर एम्परर स्क्रॉल में पूरी तरह से खो चुके थे। उन्हें पता चला कि ग्रेट डाचू को पहला काय हुआंग कहा जाता था। यहाँ पर एक एम्परर ने काफी सारे सुधार किए, अपने एम्पायर को प्रॉस्परस बनाया। लेकिन हेवन को ये बात अच्छी नहीं लगी। हेवन ने जो नेचुरल ऑर्डर एस्टेब्लिश किया था, इस एम्परर ने उसे ठुकरा दिया और इसी वजह से वहाँ पर कैटास्ट्रॉफी होकर काय हुआंग ग्रेट डाचू की रुइंस में बदल गया। वहाँ पर आज भी डार्कनेस रूल करता है। गॉड्स ने उस सिटी को अबैंडन कर दिया। वहीं पर डाविस मास्टर कहने लगे कि अगर एम्परर को वाकई इन कॉमन लोगों की फिक्र है तो जल्द से जल्द अपने रिफॉर्म्स के काम को रोक लगाए। नेचुरल ऑर्डर के खिलाफ जाने से बस एक ही चीज हो सकती है, यांगकांग दूसरा ग्रेट डाचू रुइन बनेगा। अभी भी देर नहीं हुई, आप यांगकांग को बचा सकते हो, बस हेवन के सामने माफी मांगकर आपके सुधार कामों को रोक दीजिए। अब ये सुनते साथ एम्परर यानफेंग भी उन्हें एक कहानी सुनाने लगे। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब यांगकांग बस एक मामूली सा नेशन था, उनके पास ना ही बड़ा रीजन था और ना ही पावर्स थे, और इसी वजह से उस वक्त यांगकांग का जो एम्परर था उसे ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई। वो एम्परर के तख्त पर तो थे मगर उनके पास कोई रियल ऑनर नहीं था। उस वक्त नोबल क्लैंस और सेक्ट ने अपनी मनमानी करना शुरू कर दी। उनके पास जो पावर्स थी उसका मिसयूज करते हुए उन्होंने कमजोरों को अब्यूज किया और एम्परर चाहकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। फिर एक दिन मैंने हमारे मैसेंजर के साथ युआनची रीजन में ट्रैवल किया। युआनची को आज युआन प्रोविंस के नाम से जाना जाता। उस वक्त युआनची में लाइटनिंग का डिजास्टर आया था, पूरा आसमान डार्क क्लाउड से घिर गया था। आसमान से लगातार होने वाली थंडर से न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए। उस कैटास्ट्रॉफी में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी जलकर राख हो गए। उस टाउन के लोगों ने जो भी अनाज स्टॉक करके रखा था वो सब जलकर राख हो गया। हजारों लोगों की लाखों को हमने अपनी आंखों से विटनेस किया था। उस वक्त युआनची के एम्परर और उनके ऑफिशियल ने हेवन के सामने अपने घुटने टेक दिए, हेवन के सामने भीख मांगी कि वो इस थंडर को रोक दे। अगर उन्होंने अनजाने में कोई गलती की है तो उन्हें फॉरगिव करे। सिर्फ एम्परर और उनके ऑफिशियल ही नहीं बल्कि टाउन में जितने भी लोग सरवाइव किए थे उन सब ने हेवन के सामने अपना सिर झुकाया। वो हेवन से बार बार दरख्वास्त कर रहे थे कि अपने क्रोध को शांत करो, मगर हेवन तो घमंडी है, उसने उन लोगों की एक ना सुनी। और फिर उस लाइटनिंग डिजास्टर में एक लाइटनिंग सीधे एम्परर पर आकर स्ट्रक हो गई। वो हमला इतना ज्यादा ब्रूटल था कि एम्परर की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। वेल, उस सारी तबाही को मैंने अपने आंखों से विटनेस किया था और उस वक्त मैं एक बात समझ गया कि हम हेवंस को जो इज्जत देते हैं वो उस लायक है ही नहीं। दरअसल ये सारे अटैक करवाए थे थंडर हिडन सेक्ट ने। मैं हेवन को गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थंडर तो हेवन की थी, मगर फिर भी उसने अपने थंडर को कंट्रोल नहीं किया। दरअसल युआनची पर जो हमला हुआ था उसके पीछे एक सॉलिड रीजन था। युआनची के लोग अपनी उगाई हुई फसलों का एक बड़ा सा हिस्सा थंडर हिडन सेक्ट को ऑफर करते थे, मगर नेचुरल डिजास्टर की वजह से उनका अनाज काफी ज्यादा कम ग्रो हुआ, तो हर साल थंडर हिडन सेक्ट को भेजे वाले अनाज की क्वांटिटी कम होती गई। तो पनिशमेंट के तौर पर थंडर हिडन सेक्ट ने पूरी युआनची रीजन को जलाकर राख कर दिया। वो भी एक पावरफुल सेक्ट था जिसने बस कुछ अनाज के दानों के लिए एक पूरे के पूरे टाउन को वाइप आउट कर दिया। वैसे तो यहाँ पर फसल कम उगने का रीजन था नेचुरल डिजास्टर, लेकिन फिर भी वहाँ के एम्परर ने वो सारा ब्लेम खुद पर ले लिया। तो उस पर रहम दिखाने की बजाय थंडर हिडन सेक्ट ने उसे ही मार दिया। उसकी जगह पर एक नया एम्परर बिठाया गया। जो नया एम्परर बना था उसने भी मजबूर होकर थंडर हिडन सेक्ट के हर एक ऑर्डर को फॉलो किया, यानी कि युआनची प्रोविंस को एक एम्परर नहीं चलाता था बल्कि वहाँ पर एक मेजर फैक्शन ने अपना रूलर एस्टेब्लिश किया। ये सब देखकर मैंने बचपन में ही ठान लिया था कि जब मैं एम्परर बनूंगा तब मैं उस हर एक सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो कि कॉमन लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता हूँ। यहाँ पर नेशन से बढ़कर कोई नहीं, ना ही कोई मेजर फैक्शन और ना ही कोई सेक्ट मास्टर।
नेशन बनता है कॉमन लोगों से और इसलिए मैं उन्हें एक बेहतर लाइफ देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपके जैसे हर एक फैक्शन को उखाड़ कर फेंक दूंगा। अगर आपको यहाँ पर फैक्शन चलाना है तो यांगकांग नेशन के रूल्स को फॉलो करना होगा। मैंने और यांगकांग के एडवाइजर ने रिफॉर्म्स की काफी अच्छी प्लानिंग बनाई थी। हम अपनी इस प्लानिंग में सक्सेसफुल भी होने वाले थे, लेकिन एकदम सही वक्त पर यहाँ पर बर्फ का तूफान आ गया। क्या वाकई ये किसी गॉड की करतूत है? और अगर ऐसी बात है तो मैं उस गॉड के भी टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूंगा। और इस तरह से यांगकांग के एम्परर ने उस स्क्रॉल की भी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने क्लियरली इन दोनों मास्टर्स के सामने अपना सिर झुकाने से मना किया था। जो देख डाविस्ट मास्टर उनसे पूछने लगा कि एम्परर, क्या आपको इन कॉमन लोगों की जरा भी फिक्र नहीं है? क्या आप वाकई ऐसा चाहते हो कि यांगकांग नेशन भी दूसरी ग्रेट डाचू की रूइन बने? आपने उस इंपीरियल एडवाइजर के साथ मिलकर न जाने कितने ही सारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसी के चलते आपको इतनी बड़ी टेरिटरी मिल गई। आपने जबरदस्ती इतने बड़े रीजन पर कब्जा कर लिया, फिर भी हमने आपको नहीं रोका। हम कभी आपके रास्ते में नहीं आए, लेकिन आपने जो रिफॉर्म्स किए थे अब उसे यहीं पर रोकना होगा। अगर और ज्यादा आगे बढ़ोगे तो हेवन आपको पनिश करेगा और ये सजा सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले हर एक लिविंग सोल को झेलनी पड़ेगी। वेल, डाविस्ट मास्टर भी एम्परर यानफेंग पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। असल में वो भी यांगकांग की इस तबाही को रोकना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर बस सोच का फर्क है। वहीं पर मास्टर उलाई एम्परर से कहने लगे कि एक बार फिर से सोचिए। आप भी ये बात अच्छे से जानते हो कि हम यांगकांग को बचाना चाहते। जिस पर एम्परर कह रहे थे कि आप अपनी सोच पर कायम हो और मैं अपनी। आपके खातिर ना मैं अपने बिलीफ को चेंज करूंगा और ना आप मेरे खातिर अपने भरोसे को चेंज कीजिए। वैसे भी सुधार की ये बात शुरुआत से ही काफी ज्यादा मुश्किल रही। हमने न जाने कितने ही सारे रेबिलियंस को फेस किया है, लेकिन इससे हम पीछे नहीं हटने वाले। मैं अपनी इन रिफॉर्म्स को किसी भी कीमत पर नहीं रोकूंगा। अब एम्परर यानफेंग की ये जिद देखकर मास्टर उलाई अपने पुराने दोस्त डाविस्ट मास्टर से कहने लगे कि शायद हमारे एम्परर यांगकांग को बर्बाद करके ही दम लेंगे। मेरे ख्याल से अब एम्परर को बदलने का वक्त आ चुका है। हमें अब एक नए एम्परर को तख्त पर बिठाना होगा। ये सुनते साथ ही एम्परर यानफेंग के जितने भी जनरल्स थे वो काफी ज्यादा शॉक हो गए। एम्परर के सामने उन्हें तख्त से हटाने की बात करना ये बहुत बड़ा ट्रीजन था। वहीं पर डाविस्ट मास्टर कहने लगा कि हमने काफी अच्छे से एम्परर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन एम्परर को ब्लाइंड रहना काफी ज्यादा पसंद है। वो अपनी जिद की वजह से इस तबाही को देख नहीं पा रहे, इसलिए अब हमारे पास भी कोई ऑप्शन नहीं, हमें इन्हें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। इतना कहते साथ ही डाविस्ट मास्टर ने अपनी सोर्ड को समन कर लिया था और उतने में वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर्स पहुँचने लगे, जिनमें 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स भी शामिल थे। इन सभी कल्टीवेटर्स ने चारों ओर से एम्परर को घेर लिया। वहीं पर जनरल किंजियान एक के बाद एक इन लोगों को ऑब्जर्व करने लगे। ये जाने माने कल्टीवेटर्स थे जिन्होंने एक जमाने में कल्टीवेशन की दुनिया को डोमिनेट किया है। साथ ही 3 ओल्ड मॉन्स्टर्स भी इस ग्रुप में शामिल हैं। ये तीनों वही बंदे थे जिन्होंने इंपीरियल एडवाइजर पर जानलेवा हमला किया था, मगर इनके पॉइजन इंपीरियल एडवाइजर की जान लेने में नाकाम रहे। दाशियांग में हुई बैटल में ये लोग इंपीरियल एडवाइजर के सामने हार गए थे, मगर उसी वक्त मास्टर उलाई ने वहां आकर इन तीनों को बचा लिया। उस वक्त इन तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स ने वादा किया था कि ये लोग दोबारा कभी एम्परर और एडवाइजर के रास्ते में नहीं आएंगे, मगर आज ये लोग दोबारा से वापस आ चुके। शायद मास्टर उलाई का यही प्लान था कि आगे चलकर इन तीनों ओल्ड मॉन्स्टर्स का यूज करना, और इसी वजह से उस वक्त मास्टर उलाई ने इन्हें शेल्टर दिया। और अब एम्परर के जनरल किंजियान हमें 1 बाय 1 करते हुए इन सारे कल्टीवेटर्स के बारे में बताने लगे। इसमें से एक है बो सेक्ट का मास्टर की दाव्यू, दूसरी है ग्रेट चाइम सेक्ट के धर्मा हॉल के मास्टर होंगिन, और तीसरा था अरहत हॉल का एक चान मास्टर चांग। इन तीनों में से एक भी बंदा ऑर्डिनरी नहीं। साथ ही यहाँ पर जितने भी प्रिस्ट और चान मास्टर्स गैदर हुए हैं वो सब के सब डिवाइन ब्रिज realm पर पहुंच चुके हैं, और अगर इन सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स की काउंटिंग की जाए तो ये लगभग 30 लोग थे। डिवाइन ब्रिज realm के एक साथ 30 मास्टर यहाँ पर अपीयर हुए हैं, ऐसा तो पहला कभी नहीं हुआ था। और उतने में एम्परर मास्टर उलाई और डाविस्ट मास्टर से कहने लगे कि मुझे तो लगा था तुम यहाँ पर मार्शल वर्ड के रूल्स को फॉलो करोगे, जिसमें लाइफ एंड डेथ बैटल होगी और वही जीतेगा जिसके पास काफी अच्छी स्किल्स हो, मगर तुम लोग तो अपने साथ पूरी की पूरी फौज लाए हो। ये तो इंपीरियल कोर्ट के रूल है। जिस पर मास्टर उलाई कह रहे थे कि यहाँ पर एम्परर को बदलने की बात हो रही।
इसलिए हमें कोर्ट के रूल्स को ही फॉलो करना होगा। इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाना हमारी मजबूरी थी, तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जिस पर एम्परर कहने लगे कि ठीक है, अगर हमें फाइटिंग ही करनी है तो हम उसे प्रॉपरली करेंगे। तो डाविस्ट मास्टर उनसे कहने लगे कि आपके साथ तो मिनिस्टर्स की फौज है, ये लोग कल्टीवेटर्स तो नहीं हो सकते, पता नहीं इनके पास कौन सी एबिलिटीज होगी। तभी कोल्ड मॉन्स्टर कहने लगा कि इस दुनिया में दो ही राइचियस पाथ है, एक है डाओ और दूसरी है चांद, और एम्परर के मिनिस्टर्स तो इन दोनों पाथ को फॉलो नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्परर ने यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेटर्स की फौज बनाई हो। अब ये सुनते साथ ही एम्परर के बंदे भी अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। जनरल बता रहे थे कि मेरा नाम है किंजियान, अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा मैंने बैटलफील्ड पर गुजार दिया, मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर माना जाता, इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। साथ ही दूसरे एल्डर भी बताने लगे कि मैं हूँ टाइशान का प्रिंस, मेरा नाम है वांग लिंगशु, मैं यांगकांग के राइट्स और सैक्रिफाइसेस पर नजर रखता हूँ। तीसरा बंदा बता रहा था कि मैं चांसेक का ग्रैंड मार्शल युआनकांग हूँ, भले ही मैं इंपीरियल कोर्ट को सर्व करता, लेकिन मेरी असली सर्विस है कॉमन लोगों के लिए। वहीं पर हमें लॉर्ड सु युआनजी के बारे में बताया जाता है, जो कि ग्रैंड मिनिस्टर थी, और उसके साथ है मिनिस्टर जी और वेई पिंगबो, ये तीनों भी इंपीरियल कोर्ट के टॉप मिनिस्टर्स थे। साथ ही एम्परर अपने कैलावरी के जनरल चुआन के बारे में भी बताने लगे। इस बंदे में आज तक न जाने कितनी सारे बैटल्स में पार्टिसिपेट किया और न जाने कितनी सारे सेक्ट इसके हाथों बर्बाद हो गए। और अब अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद इन सभी लोगों ने फटाफट से वहाँ पर अपनी शील्ड्स फॉर्म कर ली। वो कह रहे थे कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपने एम्परर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो इस तरह से यहाँ पर जंग का माहौल बन चुका था। और इस बैटल को बिल्कुल भी कॉमन मत समझना, क्योंकि आज यहाँ पर यांगकांग के एम्परर को असैसिनेट करने का अटेम्प्ट होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।